तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग को चैप्टर फर्स्ट जो कि सेट्स उसे पढ़ लेना है, क्योंकि उसके बिना पढ़े ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे? पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन और फिर फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एग्जांपल, एक सेट ए है जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे शर्ट्स को। शर्ट इन रेड कलर, शर्ट इन ब्लैक कलर एंड शर्ट इन ग्रीन कलर। एक सेट बी है हमारे पास जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे पैंट्स को। पैंट्स इन ब्लैक कलर एंड पैंट्स इन वाइट कलर। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे? कॉम्बिनेशन बनेगा सबसे पहला एक रेड शर्ट एंड ब्लैक पैंट का, दूसरा बनेगा एक रेड शर्ट एंड वाइट पैंट का, तीसरा बनेगा ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक पैंट का, चौथा बनेगा ब्लैक शर्ट एंड वाइट पैंट का, पांचवा बनेगा ग्रीन शर्ट एंड ब्लैक पैंट का, एंड छठा बनेगा ग्रीन शर्ट एंड वाइट पैंट। तो ये एक सेट बनेगा हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन का, पैंट और शर्ट का। इसमें हम लोग इसको, एक एलिमेंट को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको तो ऑर्डर पेयर बोलते हैं। और इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब हमारे पास कुछ नोट है, जरा उन नोट को देख लेते हैं। सबसे पहला नोट है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है? अगर हम ए सेट और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 2, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 3 एंड 4। अब इसका सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? पहले जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए का होगा, अगला जो एलिमेंट होगा वो बी का होगा। वो भी किस पेयर में? पहले 1 को लेंगे, फिर 3 एंड 4 को लेंगे 1 के साथ, उसके बाद फिर 2 को लेंगे, 2 के साथ पहले 3 एंड 2 के साथ बाद में 4। इसको लिखते हैं 1 एंड 3, 1 एंड 3, उसके बाद 1 एंड 4, उसके बाद 2 एंड 3, उसके बाद 2 एंड 4। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब उसका बी क्रॉस ए निकालते हैं। क्या होता है? बी क्रॉस ए होगा, पहले 3 होगा एंड सेकंड एलिमेंट क्या होगा? 1, फिर होगा 3 एंड 2, फिर होगा 4 एंड 1 एंड फिर होगा 4 एंड 2। अब आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि 1 एंड 3 3 1 के इक्वल नहीं है, फिर 1 एंड 4 3 एंड 2 के इक्वल नहीं है। तो ये पूरा जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। ये था पहला नोट। अब दूसरा नोट क्या है कि जैसे हमने ए क्रॉस ए निकाला था, वैसे अगर हमें कोई कह दे ए क्रॉस ए एंड क्रॉस ए निकालना है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? हर एक पे ऑर्डर्ड पेयर में 3 एलिमेंट्स होंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं 1 2 एंड 3, ये एक एलिमेंट है, उसके बाद ऐसे करके 3 होंगे। तो उसमें हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते थे, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसके बाद आता है नोट नंबर 3। अब नोट नंबर 3 क्या है? जैसे मान लो एक सेट ए है, उसको हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? इनफाइनाइट सेट के साथ। तो वो क्या आएगा? इनफाइनाइट। जैसे कि हम लोग कोई नंबर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है? इनफाइनाइट।
इसी तरीके से इनफाइनाइट। अब फोर्थ पॉइंट है इसका, अगर हम किसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले किसका, फाई का, मतलब नल सेट का, वो भी क्या आएगा, नल सेट, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब इसका पांचवा पॉइंट देखते हैं, वो है इफ ए क्रॉस बी इज ordered pair then corresponding elements are equal। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मान लो एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है ए एंड बी, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 1 एंड 2। तो जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, अगर वो उसके ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो जो ए होगा वो 1 होगा एंड बी होगा 2, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें एक सेट पी दे रखा है, एलिमेंट है 1 एंड 2, हमको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है P क्रॉस P क्रॉस P। तो कैसे निकलेगा, पहले हम साइड में 1 एंड 2 एलिमेंट को लिख लेते हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो जो P क्रॉस P होगा उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, जो पहला ऑर्डर ट्रिपलेट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 1 एंड 1, तीनों के फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद इन दोनों का हमें नहीं छेड़ना है, इसमें जो सेकंड एलिमेंट है उसको लिखेंगे 1 1 एंड 2। अब इसको तो कवर कर दिया हमने, अब हमको इसको कवर करना है। कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 2 एंड 1, फिर उसके बाद 1 2 एंड 2, फिर उसके बाद होगा 2 के साथ, हमने तो 1 के साथ कर दिया, अब होगा 2 के साथ। 2 के साथ कैसे लिखेंगे, 2 1 एंड 1, 2 1 एंड 1, उसके बाद 2 1 एंड 2, फिर होगा 2 2 1 एंड लास्ट में 2 2 एंड 2। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा P क्रॉस P का। तो इतना था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक रिलेशन हमारे पास गिवन है P इज ग्रेटर देन Q, तो ये क्या होगा, रिलेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। अगला हमारा एग्जांपल है जैसे 1 इज लेस देन 2, तो ये 1 और 2 के बीच रिलेशन बता रहा है, इसलिए क्या होगा, रिलेशन। अब ज्यादातर लोग रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, P है, उसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे पिछला एग्जांपल लिया था हमने, रेड शर्ट, ब्लैक शर्ट एंड ग्रीन शर्ट। और एक सेट हमारे पास Q है जिसमें एलिमेंट्स है ब्लैक पैंट एंड व्हाइट पैंट। इसका हमें P क्रॉस Q मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालना है और इसका हमें रिलेशन भी निकालना है। P क्रॉस Q क्या होगा, जैसे मैंने पीछे बताया था, रेड शर्ट, ब्लैक पैंट, ग्रीन शर्ट, व्हाइट पैंट। कितने एलिमेंट्स लिखेंगे, 6। इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे मान लो किसी सेट में हमें P Q R ये एलिमेंट्स है और Q सेट है जिसमें एलिमेंट्स है A एंड B। अगर हमें P क्रॉस Q निकालना हो तो पहले हम क्या करेंगे, P को A के साथ लिखेंगे, फिर P को B के साथ लिखेंगे, फिर ऐसे Q को A के साथ, Q को B के साथ,
फिर ऐसे ही आर को ए के साथ एंड आर को बी के साथ, ये हमारा पी एंड पी क्रॉस क्यू निकल जाएगा। अब हमें आर निकालना है। आर के लिए हमें एक रिलेशनशिप गिवन रहनी चाहिए, जैसे मैंने पीछे बताया था, लेकिन रिलेशनशिप यहाँ लिखा नहीं है, तो रिलेशनशिप पहले ही लिखेंगे हम। रिलेशनशिप क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कि जो हमें पैंट पहननी है वो ब्लैक पैंट होनी चाहिए, जैसे पी बी होनी चाहिए, व्हाइट पैंट नहीं होनी चाहिए। अब ये हमें एक कंडीशन गिवन हो गई। अब इसका रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन इसका होगा, पहला रेड शर्ट के साथ व्हाइट ब्लैक पैंट पहनेंगे, फिर ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट, फिर ग्रीन शर्ट के साथ ब्लैक पैंट। अब हमें व्हाइट पैंट तो पहननी नहीं है, तो 3 एलिमेंट्स तो कम हो गए, तो ये क्या हो गया रिलेशन, और ये क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप अगर नोटिस करोगे तो इसमें जो 3 एलिमेंट्स है वो इसमें पहले से ही आ चुके हैं, पहले से ही आ चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है P क्रॉस Q का। मतलब जितने एलिमेंट्स रिलेशन में आएंगे वो एलिमेंट्स ऑलरेडी P क्रॉस Q में होंगे। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, या जो 2 सेट्स लेंगे A क्रॉस B। ये है डेफिनेशन रिलेशंस की। अब इसके आगे 3 चीज आती है, पहला इमेज, दूसरा डोमेन, तीसरा आता है रेंज या कोडोमेन। रेंज एंड कोडोमेन अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज क्या होता है। इमेज होता है जैसे हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ए एंड बी, तो जो बी है वो इमेज है ए की, और जैसे हमारे पास लिखा है 1 एंड 2, तो जो 2 है वो इमेज है 1 का। ये होता है इमेज। सेकंड हम देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे पीछे एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा था पैंट और शर्ट वाला, जैसे शर्ट ब्लैक एंड पैंट ब्लैक लिखी थी, तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे ये ब्लैक शर्ट है, ये क्या है डोमेन। और अगर इमेज में देखें, अगर हम यही सेट लेंगे तो ये ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, इसमें इमेज ये है किसका, इसका, इसका इमेज ये है। थर्ड आता है रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल लें, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, इसमें जो सेकंड एलिमेंट है जैसे ब्लैक पैंट, ये क्या होता है रेंज। इसी के साथ मैंने कोडोमेन लिख रखा है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है होल सेट बी। अब ऐसे एग्जांपल से तो आपको समझ नहीं आ पा रहा होगा रेंज एंड कोडोमेन के बीच डिफरेंस। अब हम आगे देखते हैं रेंज एंड कोडोमेन के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे हमारे पास पीछे पी एंड क्यू सेट्स थे, शर्ट एंड पैंट वाले, ब्लैक एंड पी डब्ल्यू, रेड ब्लैक ग्रीन। इसमें जो हमारा रिलेशन निकल रहा था वो था एस आर पी पी एस बी पी बी एंड एक्स जी पी बी। ये हमारा रिलेशन था।
जैसे मैंने बताया था कि जो रिलेशन है वो उसके सारे एलिमेंट्स P एंड P क्रॉस Q में आ रहे थे। तो मतलब इस R में जो PW है वो तो कहीं नहीं आया। तो जो PB एंड PW का सेट है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कोडोमेन। भले इसमें PW रिलेशन में नहीं आया हो। और इसमें PB के सेट को क्या कहेंगे? रेंज। क्यों? क्योंकि रिलेशन में हमें सिर्फ PB ही दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे रेंज। और अगर हम पूरा सेट B मतलब Q को ले लें, इसको क्या कहेंगे हम? कोडोमेन। तो समझ आ गया आपको कोडोमेन और रेंज के बीच का डिफरेंस। अब आगे एक रिलेशन हमारे पास है जो कि है रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब क्या है कि रेंज के जितने एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन में जरूर आएंगे, इसलिए रेंज जो है सबसेट होता है कोडोमेन का। अब अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। मतलब हम रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आता है रोस्टर फॉर्म, जैसे कि हमने सेट्स में भी पढ़ा था। सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड आता है एरो डायग्राम। इसमें हमें न्यू पढ़ना है एरो डायग्राम, बाकी तो हमने पढ़ ही रखा पहले। इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हमें रिलेशन दे रखा है x एंड y सच दैट y इक्वल टू 2x। ये हमें रिलेशन दे रखा है। अब हमें रिलेशन निकालना है। इसमें एलिमेंट्स जो बनेंगे, सबसे पहला बनेगा 1 एंड 2, दूसरा बनेगा 2 एंड 4, तीसरा बनेगा 3 एंड 6। अगर हम चौथा 4 एंड 8 लिखें तो क्योंकि 8 इस सेट में आ नहीं रहा इसलिए ये नहीं बन पाएगा। हमारे पास सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर ही बनेंगे। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और एरो डायग्राम में भी लिखना है। पहले हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हमने ये लिख रखा है। दूसरे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन आर एक्स एंड वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x। तीसरा आता है एरो डायग्राम, जो कि हमारे लिए न्यू है। एरो डायग्राम में हम कैसे लिखते हैं? एरो डायग्राम समझने के लिए हमें दो ऐसे बनाने पड़ते हैं। इसमें हमें ये वाला सेट लिखना है, मतलब ये जो एलिमेंट्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास रिलेशन है 1 एंड 2 3 2 एंड 4 3 एंड 6। तो 1 एंड 2 का रिलेशन कैसे हम लिखेंगे? 1 एंड 2। 2 एंड 4 को कैसे करेंगे? 2 एंड 4। 3 एंड 6 को 3 एंड 6। तो ये हमारा हो गया एरो डायग्राम में। इसमें हम लोग आगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन में लिख लेते हैं क्या क्या होगा, जिससे आप लोग को क्लियर रहेगा। डोमेन होगा हमारे पास जो x की वैल्यू होगी, मतलब जो इनपुट होगा। इनपुट क्या क्या हमारे पास 1 2 एंड 3, बाकी तो यूज हुए नहीं हमारे पास। रेंज क्या होगा? जो हमारे पास आउटपुट होगा 2 4 एंड 6। थर्ड है कोडोमेन। कोडोमेन जैसे मैंने बताया था पूरा सेट B, मतलब 1 2 3 4 5 6 का पूरा सेट 3 4 5 6। ये हो गया डोमेन, ये रेंज और ये कोडोमेन। अब अगला हमारे पास टॉपिक है नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का।
जो बुक में हमें गिवन है वो ऐसे गिवन है, जैसे मान लो पी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए एंड क्यू सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी। तो जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा पी क्रॉस क्यू, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ए बी। अब नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है हमें, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर ए डॉट बी। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो 2 की पावर ए डॉट बी या 2 की पावर एन हमने पढ़ रखा था सेट्स में। उसमें क्या होता है, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स है तो उसका सबसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर एन। और सेम यही यहाँ पे भी है, अगर P क्रॉस Q में n एलिमेंट्स है, मतलब A क्रॉस A डॉट B एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशन में कितने एलिमेंट्स है, 2 की पावर A डॉट B। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो क्या होता है, इज सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, जो कि यहाँ पे गिवन है। अगर P क्रॉस Q में ए बी एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ रिलेशन में 2 की पावर ए बी एलिमेंट्स होगा, और यही सेम हमें सबसेट में देखने को मिलता है। इसे हम लोग एक एग्जांपल भी लेके समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक सेट है P जिसमें एलिमेंट्स है 1 एंड 2, और एक सेट है Q जिसमें एलिमेंट्स है 3, सिर्फ एक एलिमेंट है। तो जो हमारा P क्रॉस Q होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, A डॉट बी ऊपर लिखा था, A में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है, क्रॉस 1 एलिमेंट्स है, तो क्या हो गया 2। मतलब P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2। अब हमें देखना है P क्रॉस Q का जो रिलेशन होगा, रिलेशन ऑफ P क्रॉस Q, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें होंगे 2 की पावर 2, ये वाला 2 ऊपर आएगा, मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे इस एग्जांपल में। तो यहां तक था रिलेशन। अभी तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया और रिलेशन पढ़ लिया। अगला टॉपिक आता है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेट करते हैं जो कि है y इक्वल टू 2x। अब y इक्वल टू 2x के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट लिखेंगे। यहाँ पे है x, यहाँ पे है y। अगर हम लोग x में 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, 2। अगर हम x में 2 पुट करेंगे y क्या आएगा, 4। ऐसे अगर 3 पुट करेंगे तो आएगा 6। ऐसे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट आ रहा है। मतलब जो भी हम लोग x में पुट करेंगे उसका आउटपुट y निकाल के देगा। मतलब ये क्या है, एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। कैसे, इसमें जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x, जो कि y के इक्वल है। ये क्या है, हमारा फंक्शन। अब इसमें एक चीज देखने वाली है, जो इसमें 2 है वो क्या है, इमेज ऑफ 1, इसकी इमेज है। और जो इसमें 1 है वो क्या है, वो है प्री इमेज ऑफ 2। ये 2 की प्री इमेज है। ये तो था इमेज और प्री इमेज की डेफिनेशन। अब इसके बाद कुछ नोट है। सबसे पहला, एवरी रिलेशन, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, but every relation is not a function। पहला नोट ये जो कि आपको याद करना है। सेकंड नोट है कि a relation is
said to be a function if set A has one element या one image in set B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हमारे पास एक सेट ए में और सेट बी, सेट ए में 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। अगर हम 1 की इमेज 1 आ रही है और 1 की इमेज 2 भी आ रही है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेट ए हैज 1 इमेज इन सेट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हमारे पास 3 एग्जांपल्स है जिसको हमें देख के बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। सबसे पहला एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं 1 2 2 3 एंड 3 4। तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं कैसे आएगा 1 2 2 3 एंड 3 4। तो इसमें जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि 1 का जो इमेज है वो 2 है, 2 का 3 है एंड 3 का 4 है, मतलब कोई किसी पे कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। अगला हमारे पास है 2 1 3 1 एंड 4 2। इसी में हम लोग देखते हैं 2 1 3 1 एंड 4 2। अब जैसे हमारे डेफिनेशन में लिखा था कि सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए जिसकी 2 इमेज हो सेट बी में। तो हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट तो है, लेकिन सेट ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी 2 इमेज आ रही हो सेट बी में, तो ये भी हमारा फंक्शन होगा। अगला हमारे पास है 2 2 2 4 3 3 एंड 4 4। इसमें जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एलिमेंट 2 है जो सेट ए में, उसकी 2 इमेज है 2 और 4, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन नहीं होगा। अब अगला टॉपिक है फंक्शन के टाइप्स। फंक्शन के 2 टाइप्स हैं। पहला रियल फंक्शन, दूसरा है रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल वैल्यू फंक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रियल फंक्शन में जो डोमेन होता है और जो रेंज होता है, दोनों क्या होती है? रियल नंबर। और रियल वैल्यू फंक्शन में क्या होता है? जो रेंज होती है वो रियल होती है और डोमेन डिफर करती है। डोमेन कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसमें हम लोग x की कोई वैल्यू पुट करें तो आंसर क्या आता है? कांस्टेंट। तो जो डोमेन है वो क्या है? कांस्टेंट। और रेंज क्या है? रियल नंबर। तो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रेशनल, मॉडुलस एंड सिग्नम फंक्शन। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन देखते हैं। इसमें क्या होता है? जो fx होता है वो x के बराबर होता है। जैसे हम लोग अगर टेबुलर फॉर्म में देखें x ये y, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की क्या आएगी? 0। x की 1 पुट करेंगे y की भी 1। x की अगर -1 करेंगे तो y की -2। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है और जो रेंज होता है वो भी रियल नंबर होता है। ये तो आइडेंटिटी फंक्शन। अगला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसे fx इक्वल टू k हो गया, k कोई भी कांस्टेंट है। अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करके देखें तो ये हो गया x, ये हो गया y। अगर हम x में 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट।
कांस्टेंट, अगर हम लोग इसमें कांस्टेंट लेट कर ले 3, ये हम लोग ने लेट किया है, तो क्या आएगा 3। अगर हम एफ एक्स में एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई आएगा 3, एक्स की वैल्यू -1 करेंगे तो भी वाई क्या आएगा 3। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, इसकी वैल्यू 3 है। इसका जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, क्योंकि जो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं वो कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो रेंज आएगा वो कांस्टेंट होगा, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगला है हमारे पास रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में एफ एक्स डिवाइड जी एक्स की फॉर्म में लिखा रहता है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग एफ एक्स को लिखें 1/x, तो ये क्या है, रेशनल फंक्शन है। इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, और वैल्यू अगर पुट करें हम लोग तो x, ये y, अगर x की 1 को पुट करेंगे तो y की क्या आएगी 1, x की अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो y की क्या आएगी 1/2, ऐसे ही आएगी। अगर इसके हम डोमेन और रेंज देखें तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ एक्स पे, डिपेंड्स ऑन एफ एक्स। अगला हमारे पास है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स होता है। अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करें x एंड y, अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे y की क्या आएगी 0, अगर x की 1 पुट करेंगे y की क्या आएगी 1, अगर x की जगह -1 पुट करेंगे तो भी क्या आएगी y की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे मोड लगा है। इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, क्योंकि नेगेटिव साइड तो कोई आनी नहीं वैल्यू, इसको पॉजिटिव कर देगा मोड, तो क्या से आएगा ग्राफ ऐसे। इसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन मतलब जो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगी रियल नंबर। और रेंज क्या आएगी, रेंज मतलब आउटपुट, आउटपुट क्या आ रहा है पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव तो आएगा नहीं, आउटपुट क्या आएगा पॉजिटिव रियल नंबर। अगला है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में एफ एक्स जो होता है उसकी 3 वैल्यू रहती है, 1, 0 एंड -1। 1 होती है फॉर x इज ग्रेटर देन 0, 0 होती है फॉर x इज इक्वल टू 0, एंड -1 होती है फॉर x इज लेस देन 0। इसकी अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, x की वैल्यू चाहे हम कोई सी भी पुट कर दे पॉजिटिव में, अगर हम लोग 10 वैल्यू पुट कर दे, इसका आउटपुट क्या आएगा 1, क्योंकि x से कितना बड़ा भी नंबर हो उसका आउटपुट आएगा 1। अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो इसका क्या आएगा 0, अगर हम लोग -10 पुट करेंगे तो क्या आएगा -1। इसका मतलब जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है, लेकिन जो रेंज है उसमें 3 ही नंबर आएगा, 1, 0 एंड -1। अब अगला टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। जैसे हम लोग बचपन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, वैसे इसमें फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। हम लोग 2 फंक्शन ऐड करेंगे, एफ एक्स एंड जी एक्स। सबसे पहले इसे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, एफ प्लस जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी एफ एक्स प्लस जी एक्स। सेम ही अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एफ डॉट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स।
इसके बाद अगर हमारे पास कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो, जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई करना हो या 3 से मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके लिए क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लाई। उसका हम लोग अगर हम k लेट करें तो k डॉट एफ एक्स क्या होगा, k ओ एफ एक्स। और लास्ट में अगर हमें डिवाइड करना हो या क्वोशिएंट निकालना हो तो उसको कैसे लिखेंगे, f बाय जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो एक नीचे कमेंट छोड़ देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।